दर्शकों, साहित्य और मानव का गहरा नाता है। किसी ने सच ही कहा है कि हर मनुष्य के जीवन में साहित्य वास करता है, लेकिन असल सार्थक साहित्य वो जिनकी लेखनी समाज के हित के लिए कार्य करे। सार्थक साहित्य वो जिनके लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को सजग करे, प्रेरित करे। डीडी हिमाचल के विशेष कार्यक्रम वागधारा में अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जहां हम अपने दर्शकों के लिए साहित्य जगत से जुड़े ऐसे व्यक्तित्वों को रूबरू कराते हैं जो साहित्य समाज में विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हैं। और आज विशेष अतिथि के तौर पर जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता पूरी करते हुए, जी हाँ, SR हरनोट जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात साहित्यकार। SR हरनोट जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि वागधारा कार्यक्रम विषय आधारित रहता है और आज का विषय है साहित्य में पर्यावरणीय चिंताएं। SR हरनोट जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि विषय हमने लिया है साहित्य में पर्यावरणीय चिंताएं, इस विषय को कैसे आप आंकते हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो पर्यावरण है और साहित्य है, उसका एक जैसे आत्मा और शरीर का वो रहता है, उसी तरह साहित्य में पर्यावरण इतना कूट कर आता है कि आप कोई वेद ले लो, कोई ग्रंथ ले लो, या जब से, मुझे तो लगता है कि जब से पृथ्वी बनी है या पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जो मनुष्य पहले आए होंगे उन्होंने भी प्रकृति से प्यार किया है। और वो प्यार करते करते जब लेखन में कोई आया होगा या जिसने कविताएं रची होगी, गीत रचे होंगे, तो आप जब पुराना साहित्य पढ़ेंगे, आप धार्मिक शास्त्र पढ़ेंगे, आप वेद पुराण पढ़ेंगे और ग्रंथावलियाँ जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, उसमें पर्यावरण कहीं ना कहीं आया है। पर्यावरण का मतलब है प्रकृति। वो हम प्रकृति का चित्रण भी करते हैं और प्रकृति, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का बहुत गहरा नाता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के बगैर नहीं रह सकता। तो इसीलिए अगर हम प्राचीन काल से आज तक वर्तमान तक आते हैं तो प्रकृति का बहुत महत्व है। और जहाँ हमने प्रकृति का गुणगान किया है, चित्रण किया है लेखकों ने, कलाकारों ने, वहीं कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो आज के संदर्भ में चिंता है वो बहुत गहरी हो गई है। क्योंकि जितनी भी विमर्श साहित्य में है या जितनी भी विमर्श हमारे सामने हैं, मुझे आज ये लगता है कि जो पर्यावरणीय विमर्श है वो सर्वोपरि हो गया है। क्योंकि आप देख ही रहे कि जो हिमाचल में हुआ है, या जो आधुनिक जब साहित्य लिखा गया, यूनिक के हम प्रवेश किए, तो जो विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ जो पर्यावरण का थोड़ा कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है, वो बहुत चिंता जगाता है। और लेखक का उत्तरदायित्व होता है कि वो उसके प्रति जागरूक रहे और वो समाज को उन चिंताओं को व्यक्त करता रहे। वो जी दर्शकों, गत दिनों हिमाचल विशेष त्रासदी से जूझा, जहां पर्यावरणीय त्रासदी ये रही, तकरीबन 4000 करोड़ का यहाँ पे नुकसान आंका गया है। जी हाँ, यहाँ की शांत नदियाँ अपने उफान पर रही। साहित्यकार की नज़र में ये नदियों का जिक्र जहाँ शांत रहता है, वहाँ अभी की स्थिति में, परिप्रेक्ष्य में आपके हिडिंब 2004 का ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। कृपया इसके बारे में ज़रूर कुछ बताएं। जी, हिडिंब उपन्यास 2004 में आया था। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी जो नौकरी रही है वो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में रही है। तो मैं पर्यटन से बहुत गहरे से जुड़ा हूँ और हिमाचल प्रदेश का मैंने व्यापक वो भ्रमण किया है, समय समय पर छुट्टियाँ लेके भी। और क्योंकि मेरा पहले से ही प्रकृति प्रेम रहा है, प्रकृति के प्रति रहा है, नदियों के प्रति रहा है, और इसलिए मतलब हम गांव की बैकग्राउंड भी रहती है, तो हम प्रकृति के बीच ही रहते हैं। तो वो मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थी। जब मैं 2004 और उससे पहले मैं पूरे प्रदेश में किन्नौर, स्पीति, लाहौर, मणिमहेश तक गया, कुल्लू मनाली तक गया, और जो मैंने पर्यावरण के लिए जो क्षति होते देखी, उस टाइम एक शुरुआत थी, तो वो बहुत कचोटती थी भीतर।
तो इसीलिए वो जो उपन्यास आया वो प्रवृत्ति से आया। प्रवृत्ति मतलब हिडिंब, क्योंकि अगर आप नाम इसका देखेंगे उपन्यास का तो एकदम उसको रिलेट करते हैं लोग कि भाई हिडिंबा से होगा है, मतलब मनाली में इतना बड़ा टेम्पल है, हालांकि वो देवी उसमें है लेकिन वो अलग तरह से आती है। तो हिडिंब असुर हुए हैं, तो मैंने वो प्रवृत्ति से लिया है कि जो असुरी प्रवृत्तियां हैं वो हमारे भीतर मौजूद है आज भी। और आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी मनुष्य को, किसी प्रकृति को, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो असुरी प्रवृत्तियां ही रहती है। मतलब उसको जो असुरी प्रवृत्तियां हैं वो उसको हम नकारात्मकता से लेते हैं, नेगेटिविटी से लेते हैं। तो जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो तभी आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब वो प्रवृत्ति आपके भीतर रहेगी तो हम नदियों को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ों को काट देंगे और पहाड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो हिडिंब है, हालांकि उसमें मैंने काही का उत्सव जो बहुत बड़ा उत्सव होता है कुल्लू और उधर का, उसको प्रयोग किया है, लेकिन उस बहाने उसमें पर्यावरण और उसमें स्त्री विमर्श भी मिलेगा आपको, दलित विमर्श भी मिलेगा, पर्यावरणीय चिंताएं भी मिलेगी। और जिस तरह आज का यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है वो 2004 में उस उपन्यास में दर्ज है। और आज भी लोग मतलब मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 2004 में उपन्यास आया था और आज तक वो चर्चा में है। उस पर अनगिनत एमफिल्स हो चुकी हैं, शोध पत्र लिखे जा चुके हैं उस पर, और वो मराठी में भी ट्रांसलेट हो गया है, अब अंग्रेज़ी में और मलयालम में ट्रांसलेट हो रहा है हिडिंब। और उसमें मैंने जो चिंताएं व्यक्त की थी और वो आज हूबहू, मतलब जब मनाली में बाढ़ आई थी, जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी और कुछ नदियाँ प्रोजेक्ट के नाम पे समाप्त भी हुई हैं, उनके बहाव बदले गए हैं, तो उसमें वो बहुत गहरे दर्द थी वो चीज़ें। और आज भी लोग कम्प्लीमेंट देते हैं कि वो एक चित्रण है, कहते हैं जैसे हमने देखा मनाली में वो चित्रण उसमें था। लेकिन उसमें जो मेन क्षति हमने पर्यावरण को पहुंचाई है, जो उसमें हमने दर्ज है मेरी कुछ चीज़ें, उसका यही है कि जो नदियां हैं उनका जैसे जल स्तर कम हो जाता है तो उसके पार्ट चौड़े हो जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि अब नदी नहीं आएगी, पानी जल स्तर तो कम हो गया। हम क्या करते हैं कि हम उच्चरांत बंद हो जाते हैं और हम उसमें किनारे होटल, घर, दुकानें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पानी तो अपना रास्ता लेगा और वो रास्ता नदियों ने लिया है आज। उसके लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। यही चीज़ हिडिंब में है। जी हाँ, वर्ष 2004 में SR हरनोट द्वारा लिखित हिडिंब और 2023 में यथार्थ वही चित्रण, दूरदर्शिता का ये एक आंकलन है। प्रसिद्ध उपन्यासकार आप हैं, साहित्यकार आप हैं, लेखक हैं, कहानियाँ आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आपसे जानना चाहेंगे, फीचर लेखन से आपकी शुरुआत हुई, कैसे साहित्य की ओर रुझान हुआ? जैसे मैंने कहा पहले कि स्कूल टाइम से लेके हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, कविता सुनाना कुछ, हालांकि बैकग्राउंड नहीं था हमारा। मेरी तो अपनी भी पिछड़ी पंचायत थी, बहुत कई किलोमीटर स्कूल में जाना पड़ता था। लेकिन जब हम मैट्रिक में आए और मैट्रिक के बाद जब सर्विस में आए, नौकरी में आए, तो मुझे मेरा यह सौभाग्य रहा कि मेरा दूसरा डिपार्टमेंट था है। पहले मैं क्लेरिकल में था और उसके बाद मैं पर्यटन विकास निगम में आया। तो पर्यटन विकास निगम में आने से क्या हुआ कि जब मैंने टूर शुरू किए तो मुझे यहाँ के हिमाचल के मंदिर, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का लोक जीवन, यहाँ की संस्कृति बहुत प्रभावित करती थी। तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। हालांकि मैं दूरदर्शन उस टाइम जालंधर होता था तो वहाँ तक पहाड़ी कविताओं ने पहुँचाया, पहाड़ी कविताओं से हमने शुरू किया था, फिर गीत लिखने शुरू किए थे। लेकिन सिस्टमेटिकली कुछ नहीं था, व्यवस्थित नहीं था वो साहित्य की तरफ। लेकिन फीचर लेखन में मैंने जब शुरुआत की तो उस टाइम मैंने फोटोग्राफी भी सीखी और मेरे जो मैगजीनें, जो देश से जो अखबार छपते थे या जो जैसे इनफ्लाइट मैगजीन स्वागत जैसी मैगजीनें थी, सरिता, मुक्ता, जो पर्यटन विशेषांक निकालती थी, तो मैं उनके लिए बहुत फीचर लिखा करता था। तो उससे क्या हुआ कि एक तो नाम हुआ, लेकिन साहित्य में उस तरह का नाम नहीं था क्योंकि साहित्य गंभीर चीज़ ली जाती है। तो मैंने यही सोचा कि मैंने इस तरह फीचर लेखन और सारा तो मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे कहानियों की तरफ भी जाना चाहिए और उपन्यास की तरफ भी जाना चाहिए। तो
मतलब यही कारण था कि मैं मतलब उसमें, क्योंकि हम जब सर्विस में रहते हैं तो हम मुखरता से कोई चीज़ नहीं कह सकते, उसमें आपके पास रूल्स होते हैं, कई चीज़ें होती है। तो साहित्य में आपको एक छूट मिल जाती है कि आप कहानियों में वो मुखरता आ जाती है, वो शोषण आ जाते हैं, वो मतलब जो क्षति आप पर्यावरण को पहुंचा सकते हैं वो आप मुखरता से नहीं बोल सकते। तो साहित्य में, कहानियों में वो चीज़ें आ सकती है। तो इसीलिए मेरा रुझान कहानियों की तरफ आया और मैं चाहता था कि मैं पत्रिकाओं में छपूँ, बड़ी मैगजीनों में छपूँ और साहित्य में मेरा नाम हो। जी। प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के सुन्नी तहसील के अंतर्गत चनाव गांव से आपका ताल्लुक़ है। जी हाँ, प्रेरणा के स्रोत आप रहे हैं, सभी को प्रेरित कर रहे हैं। आज का युवा भी आपसे प्रेरित हो रहा है, आपकी लेखनी को समझ रहा है, उससे प्रभावित होकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। मिट्टी की सौंध आपकी लेखनी में है। आंचल की बात करें तो ज़मीनी स्तर, ग्रामीण परिवेश को बहुत बखूबी आप उकेरते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी लेखनी को जो प्रोत्साहन मिला है उसके लिए आप ही के माध्यम से, आपके शब्दों से जानना चाहेंगे किस तरीके से इसे आंकते हैं। हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि लोग तो बड़े बड़े वो तारीफ़ें कर देते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय बहुत दूर होता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि लेखक शब्द, जैसे हम बोलते हैं लेखक, तो हमारी जो विरासत रही है प्रेमचंद से शुरू हो जाती है। प्रेमचंद भी लेखक थे, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो जैसे आपने कहा कि मैंने अपने अंचल, अपनी संस्कृति और अपना जो परिवेश है उसको मैंने नहीं छोड़ा, और उस परिवेश में जो अच्छी चीज़ें थी वो भी कहानियों में आई, और उस परिवेश में जो बुरी चीज़ें थी वो भी कहानियों में आई। जैसे आप विमर्शों की बात करें तो वो सारे कहानियों में हैं। मैंने देव संस्कृति पे बहुत लिखा है, मैंने मंदिरों पे बहुत काम किया है, लेकिन वहाँ जो विसंगतियाँ हैं है ना, उनको भी मैंने बहुत मुखरता से उजागर किया है। और पर्यावरण पे, प्रकृति पे लिखा है, लेकिन जो प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो किसी भी तरह से हम नुकसान पहुंचे। जल, जंगल और ज़मीन, हम आज ये कहते हैं कि किसी को जल, जंगल, ज़मीन शायद नहीं चाहिए, सभी को पेड़ चाहिए कि उनकी हत्या कर दो आप, सभी को नदियाँ चाहिए। मेरी ये कहानी बहुत एक किताब भी है कि नदी गायब है। तो सतलुज जिस तरह से गायब हुई, आप अगर उसके सोच से आप तत्ता पानी तक निकलो तो आपको सतलुज नहीं मिलेगी, वो मरी हुई है आज। कि आप देखें कि कोल डैम में जो मतलब कितना पीछे तक कोल डैम आप चले जाओ, लेकिन उस नदी का जो शोर था, जो एक मधुर स्वर थे उसके, जो कल कल छल छल जिसके हम वर्णन करते थे, वो गायब है आज। वो मधुर आवाज़ें अब हमारे कानों में नहीं आती। तत्ता पानी एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है जिसका धार्मिक अस्तित्व बहुत बड़ा है। लेकिन हालांकि विकास अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हम पहाड़ों को और इन तीर्थों को बचा सकते थे अगर हम कोई साइंटिफिक ढंग से, हालांकि बहुत साइंटिस्ट ही होते हैं, लेकिन ये तो एक साहित्यकार की सोच है कि ये चीज़ें बचनी चाहिए थी। तो मुझे ये लगता है कि जो सतलुज आज गायब हुई है वो बहुत दुखद है। ब्यास कहीं नहीं मिलती आपको चंद्रभागा नहीं मिलती। वो नदियों के नाम ही है, बाकी हमने कहीं प्रोजेक्टों में उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, कहीं सुरंगों से वो कर दिया है। तो इसलिए वो जो तड़फ है उसकी, उन नदियों की, वो बहुत आहत करती है। और मैंने बहुत सी कहानियाँ उस तरह से लिखी है। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक कहानी का एग्जांपल देता हूँ कि श्रेयोल सर लेक है, जो यहाँ से 130-40 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जरूरी सर से पैदल जाना पड़ता है। उस लेक में एक चिड़िया है, आभी कहानी है मेरी, बहुत चर्चित कहानी है वो। और आभी चिड़िया, वो मतलब कुल्लू में आभी बोलते हैं चिड़िया को। तो वो उस चिड़िया का क्या काम है, उस श्रेयोल सर लेक को साफ रखती है वो चिड़िया। दिखती नहीं है, छोटी सी है, तो वो जो भी तिनका उसमें पड़ेगा और वो उठा लेती है। आप देखो कितना बड़ा मैसेज है वो। और मैसेज ऐसा है कि हम लोग आज सरकारों का इंतजार करते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इंतजार करते हैं कि हमारे आंगन में या गलियों में जो कूड़ा है वो उठाएंगे। लेकिन वो चिड़िया ना तो कोई सरकारी एम्प्लॉइज़ है ना वो प्रधान को जानती है, ना किसी को जानती है, ना उसके पास कोई तनख्वाह है उसके पास, लेकिन वो सदियों से अपना काम कर रही है उस झील को स्वच्छ रखने का। कितना बड़ा मैसेज है कि पर्यावरण को जब जानवर स्वच्छ रख सकते हैं तो क्या मनुष्य का उत्तरदायित्व नहीं है? हम पर्यटन के नाम से क्या क्या करते हैं, हम पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ कचरा फेंक आते हैं, सारा कुछ करते हैं।
तो यही है कि ये बहुत विडंबना भी है और हमारी सोच भी उस तरह प्रदूषित हो रही है, तभी पर्यावरण प्रदूषित होता है। जी, साहित्य में पर्यावरणीय चिंताएं, जी हाँ, आप मुख्यतः इसलिए भी जाने जाते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से प्रहार मानव की सोच पर और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर आपकी लेखनी से साफ झलकता है। गत वर्ष नदी रंग जैसी लड़की, जी हाँ, उपन्यास आपका आया है जो काफ़ी चर्चित रहा है, अभी भी चर्चा में है। पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आंकते हैं? उसमें कई चीज़ें हैं। वो नदी रंग जैसी लड़की जो है ना, उसमें नदी लड़की हो गई है और जो उसमें पात्र है नदी लड़की वो नदी है। मतलब वो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सतलुज है वो नदी। शतु मैंने उसको नाम दिया है, जो छोटी बच्ची है उसमें वही दादी बन जाती है सुनमा के नाम से। तो उसमें बहुत चीज़ें आई हैं। उसमें सबसे बड़ा दर्द विस्थापन का दर्द है कि आप देख लो कि एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो विस्थापित होकर वो कहाँ समुद्र में चली जाती है, वो अपना अस्तित्व ख़त्म कर देती है। वैसी एक बेटी होती है, एक लड़की होती है कि जब वो घर से दूसरे घर में जाती है तो ऊपर से वो बहुत अच्छी लगती है कि उसकी शादी हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके मन को कोई नहीं पढ़ सकता कि वो मतलब हमेशा भले ही चाहे उम्र भर वो विस्थापन का दर्द उसके हृदय में छुपा रहता है। और नदी और लड़की मतलब ये दोनों ही जब विस्थापित होते हैं तो बहुत दुख होता है। जैसे कोल डैम है या जितने भी डैम हुए हैं उससे जो मानव विस्थापित हुए, पोंग डैम से देख लो आज तक लड़ रहे हैं लोग। वो विस्थापन की कथा है कि डैम बन गया लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ें उस उपन्यास में बहुत गहराई से आई है उसमें। और उसमें स्वतंत्रता से लेके जैसे धार्मिक गोलीकांड हुआ है, मतलब इतना मशहूर रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन का एक वो मुखर स्वर था उस टाइम प्रजामंडल का, तो वहाँ से वो उपन्यास शुरू होता है और वो कोरोना काल में ख़त्म हो जाता है उपन्यास। लेकिन वो सर्वोपरि नदी है उसमें, वो जो शतु है वही नदी है, वही सतलुज है। और वो सतलुज उस लड़की के बहाने अपनी वेदना कह रही है कि मुझे किस तरह तड़पाया जा रहा है और मेरा अस्तित्व किस तरह खत्म हो गया, मैं किस तरह विस्थापित हो गई हूँ। ये जो मनुष्य का जो संसार है तो वही उस नदी रंग जैसी लड़की में सारी चीज़ें हैं। जी हाँ, इतनी मार्मिकता साहित्य की नज़र से ही लेखनी में आंकी जा सकती है। आपके संदर्भ में भी ये भी कहा जाता है कि प्रकृति की ज़ुबान आप है, उनके हृदय को समझने में जो कार्य कर रहे हैं वो आपके द्वारा आपकी लेखनी में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। आपके जीवन लेखनी के लिए समर्पित है। आपकी जीवन यात्रा को जानना चाहेंगे, थोड़ा आपके बाल जीवन को जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर को समझना चाहेंगे। कृपया इस ओर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मेरा जीवन तो आपने चुनाव का नाम लिया, तो चुनाव आज भी कागज़ों में पिछड़ा गांव है। और एक छोटा, मैं हमेशा इंटरव्यू में भी जब मेरे से पूछते हैं तो मैं एक ही उदाहरण देता हूँ कि चुनाव से जो हाई स्कूल हलोग धामी है वो 13-14 किलोमीटर है। तो आप ये देख लो कि मैट्रिक मैंने वहाँ से करी थी, तो सुबह 14-15 किलोमीटर का रास्ता आना 14 मतलब 28-30 किलोमीटर का वो रास्ता था। उस तरह जीवन शुरू हुआ। उस वक्त अभाव में जीवन था, बहुत सी उपेक्षाएं थी और उन्हीं उपेक्षाओं ने जैसे कैसे नौकरी मिली, नौकरी में उपेक्षाएं सहन करनी पड़ती है क्योंकि हमारी बैकग्राउंड उतनी वो जिसे जैसे कॉन्वेंट जो कल्चर होता है वो नहीं होता, गांव से हम पढ़ लिख के जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत प्रेरणादायक लोग मिले और कुछ प्रकृति की कृपा भी रही होगी कि मैं जब नौकरी लगा तो उसके बाद ही मेरी शिक्षा भी हुई कॉरेस्पोंडेंस से, तभी मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी कोई रेगुलर कॉलेज में नहीं गया मैं, और मैं पीएचडी करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया पीएचडी। लेकिन मैंने एमए किया, ग्रेजुएशन की, और फिर लिखने का शौक़ जो मुझे वहाँ मिला उसने थोड़ा मेरा मतलब सारे अभाव दूर कर दिए उसने, जब थोड़ा सा किताबें आई सारी। और मुझे एक मलाल रहा कि मैं पीएचडी नहीं कर सका, लेकिन इस अगर आप प्रकृति या ईश्वर कह लो, और उसने मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि शायद 40-45 एमफिल हो गई है और 10-11 पीएचडी हो गई है अभी, और लगातार यूनिवर्सिटी में मतलब शोध हो रहे हैं, और शायद कोई 15-20 यूनिवर्सिटी है जो मुझे पढ़ा रही हैं अभी। तो मुझे
कई बार लगता है कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इस तरह से। तो लेकिन वो प्यार है लोगों का कि शायद ये सबसे बड़ा जो मुझे जो पुरस्कार मिला है ये उस प्रकृति के सानिध्य से मिला है। और जो हमारे माँ बाप थे या जो माँ थी मेरी, वो इतनी संघर्षशील थी, उससे प्रेरणा मिली है। और उस मिट्टी से ये प्रेरणा मिली है जो हमारे गांव की मिट्टी थी। उसी ने शायद आज इस मुकाम पे और इतना कि हम आपके सामने बैठ सके, यहाँ दूरदर्शन में आ सके, तो मतलब उसी ने ये बनाया था इतना। जी, आपके योगदान को सम्मान भी मिला है, बहुत सारे मंचों पर सम्मान भी आपके योगदान को मिला है। लेखनी के ज़रिए जो समाज को आप दे रहे हैं, प्रकृति को आप दे रहे हैं, उन सम्मान का भी जिक्र करना चाहेंगे, उन योगदान का भी जिक्र करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपको जानते हैं या और जानना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके से आपके योगदान और सम्मान को कुछ ज़रूर बताएं। मुझे जो सबसे बड़ा सम्मान मिला था वो जब मेरा दारोश, वो चौथा कहानी संग्रह था, जब दारोश और अन्य कहानियाँ आई, वो बहुत चर्चित हुआ है वो संग्रह। उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक जैसे ही वो चर्चा में आया, दूरदर्शन में उस किताब का, हिमाचल का मैं पहला लेखक था जिसका दूरदर्शन में नामौर सिंह जैसे प्रख्यात आलोचक ने उसका जिक्र किया। दूरदर्शन पे ये कार्यक्रम आता था, शब्द कुछ इस तरह का था, उसमें वो जिक्र हुआ उसका। उससे पहले क्या हुआ कि लंदन में एक एशियन राइटर्स एसोसिएशन है जो वर्ल्ड फेमस हिंदी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक भारतीय को वो हर साल इनाम देते हैं। तो दारोश जैसे ही आई, उसको वो इंदु शर्मा कथा सम्मान अनाउंस हुआ। हालांकि जब उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे तो विश्वास भी नहीं हुआ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैं कंप्यूटर नहीं जानता, तो सारा कुछ सीखना पड़ा 6 महीने में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला नेहरू के अंदर लंदन में उस किताब पे, और उसके बाद साहित्य अकेडमी मिला हिमाचल का। तो इस तरह ये यात्राएं शुरू हुई, फिर बहुत से सम्मान मिले मुझे उस पर। जो युवा साहित्य से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आपका संदेश? हमारी संस्था है हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच, जिससे हम यही काम कर रहे हैं। हम बच्चों को मंच देते हैं, हम बुज़ुर्गों को जो मतलब काम कर रहे हैं उनको उनकी मार्गदर्शन लेते हैं, और नवोदित और जो लिख रहे हैं लोग, उन्हीं को ये मंच समर्पित है। और मेरा यही कहना है कि अगर आप साहित्य में आना चाहते हैं, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि साहित्य आपकी सोच बदल देगा। और साहित्य, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बड़े लेखकों का सानिध्य मिले, और सबसे आपका जो मतलब जो गुरु है वो लाइब्रेरी होगी आपकी, कि आप पढ़ें, बहुत अच्छे लेखकों को पढ़ें आप, और तभी आप लेखनी में जा सकते हैं। आप बिना पढ़े लेखक नहीं बन सकते। आप जो विविध साहित्य है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, अपनी जो परंपरा है, संस्कृति है, जब आप उसको जानेंगे, समझेंगे, और तभी आप लेखन में जा सकते हैं। तो मेरा युवाओं को यही है कि वो विनम्रता से पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लेखकों को पढ़ें। जी हाँ, साहित्य में पर्यावरणीय चिंताएं आज विषय था, जहां आपके विचारों को हमने समझा, आपके विचारों को जाना। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। हमारे दर्शकों को प्रकृति के लिए किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम हैं। हम यही चाहते हैं कि प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी गलतियां नहीं मान रहे। आज हम सारा दोष आपदाओं को, प्रकृति को वो दे रहे हैं, लेकिन वो आपदाएं क्यों आई है, वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। हम गांव से अगर शुरू करें तो गांव में हमने जंगल नहीं रखे, है ना। अब शहरों तक जाएं तो हमारा स्वार्थ इतने बढ़ गए हैं कि हमारे लिए नदियाँ, जंगल, ज़मीन महत्व नहीं रखती। तो मेरा यही संदेश सबको है कि प्रकृति सबसे बड़ा विमर्श आज है, और प्रकृति अगर नहीं है तो आपके कोई भी विमर्श, कोई भी स्वार्थ, कोई भी आप कितनी बड़े पदों पे होंगे, कितने बड़े महान होंगे, लेकिन वो शून्य है जब तक आप अच्छी सांस नहीं ले पाएंगे, अच्छा वातावरण रहने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए प्रकृति से प्रेम करें, वनों को बचाएं और पानी को बचाएं। हिमाचल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार SR हरनोट आज कार्यक्रम में शामिल थे। अपने विचारों को इन्होंने साझा किया, संदेश भी हमें दिया। कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम रूबरू हुए। दर्शकों, वागधारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही।